हेलो एंड वेलकम टू साइको आईएएस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेसिक टू मास्टर सीरीज़ में। ये हमारा लगभग 10वां लेसन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान की शाखाएं जो किस किस प्रकार की हैं, ठीक है। क्रीड़ा मनोविज्ञान, स्कूल मनोविज्ञान और भी तरह तरह के मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक और ये सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य। तो अनुसंधान जो है वो आपका पेपर 1 में काम आएगा जब आप पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स, है ना, किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्या क्या होता है उसमें। और जो अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग साइकोलॉजी हमारे पेपर 2 में संपूर्ण रूप से सिर्फ अनुप्रयोग है, ठीक है। तो उस बारे में भी हम देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आपका ये होगा कि वे विविध परिवेशों में कार्य करते समय बहुत सी क्रियाएं करते हैं, है ना। कि कभी वो लेबोरेटरी में होते हैं, कभी वो फील्ड में होते हैं, है ना, कभी वो खेल के मैदान में होते हैं, या तरह तरह की परिवेश हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे वो स्पेस चले गए हों, ठीक है। तो ऐसे विविध परिवेश होते हैं और अलग अलग क्रियाएं करते हैं। कोई अलग टेस्ट कर रहा होगा, कोई अलग टेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि वे मूलतः दो प्रकार के कार्य में संलग्न रहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार के कार्य करते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं? दो प्रकार के। पहला है अनुसंधान यानी कि रिसर्च, ठीक है। कोई भी रिसर्च होती है, आप जैसे अपने PYQ पे रिसर्च करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा नहीं आया था, वो। और फिर दूसरा मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशन। अब आपने रिसर्च कर ली, उसको अप्लाई करते हैं आप अपने आम जीवन में और अपने पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं। तो यही सब काम मनोवैज्ञानिक भी करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की फील्ड में। मनोविज्ञान के अनुसंधान मतलब रिसर्च एवं अनुप्रयोग एप्लीकेशन को दिशा प्रदान करने वाले कथ्य, थीम्स, है ना, क्या थीम है जो इनको दिशा प्रदान करती है वो देखेंगे, ठीक है। पहला कथ्य है कि अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आपका व्यवहार साथ ही साथ जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको विकास, उनके जो सिद्धांत हैं उनको विकास करने का प्रयास करता है। तो वो देखते हैं क्या है। अनुसंधान में मुख्य बात व्यवहार एवं मानसिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं की समझ एवं व्याख्या की होती है। तो जब भी कोई रिसर्च होती है तो किस पे होगी? तो आपके व्यवहार पे एवं आपकी जो मानसिक घटनाएं हैं, ठीक है। आपके साथ बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, आपके साथ बचपन में कोई आपको भगा के ले गया था, या आपके साथ बचपन में जो भी घटना हुई थी अच्छी बुरी, उस पर क्या होती है, एक समझ डेवलप करते हैं रिसर्च के माध्यम से। मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधान करना चाहते हैं अन्य वैज्ञानिकों की तरह ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ पर रिसर्च करनी है, आपको गुस्सा क्यों आता है, अगर आपके गुस्से पर रिसर्च करनी है तो वो वही चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप गुस्से वाली चीज़ें हैं उस पर। इसी के साथ साथ उन्हीं की भांति वे निष्कर्ष निकालते हैं जो प्रदत्तों द्वारा समर्थित होता है, ठीक है। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपको गुस्सा क्यों आता है? जब कोई आपको मारता है या जब कोई आपको डांटता है या अन्य प्रकार की जो भी बातें हो सकती है वो। वे प्रयोगों की अभिकल्पना करते हैं तथा उनको संपादित करते हैं अथवा बृहत्तर आयाम के मनोवैज्ञानिक गोचरों का नियंत्रित दशा में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि आपको गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, किन कारणों से आता है, और उसका एक ब्रॉड वे में, है ना, मतलब उसको रेशनलाइज करके, बड़ा बता के बृहत्तर आयाम के मनोवैज्ञानिक जो गोचर है ना, उनका नियंत्रित दशा में अध्ययन करते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक है वो फिर क्या करते हैं, उस चीज़ पे अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों का विकास करना होता है। तो ठीक है, क्या करते हैं वो, आपका जो व्यवहार है, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सारे जो ह्यूमंस हैं, जो भी मेल फीमेल जो भी ह्यूमंस हैं, वो किस तरह से उनका व्यवहार होता है एवं क्या मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसके सिद्धांत को विकसित करते हैं। ऐसे अध्ययनों के आधार पर किए गए निष्कर्ष चूँकि सभी के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है ना, सबके ऊपर लागू होंगे जितने भी ह्यूमंस हैं उनके ऊपर, इसलिए सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, सब पे एप्लीकेबल हैं। प्रायोगिक, तुलनात्मक, शरीर क्रिया, विकासात्मक, सामाजिक, विभेद एवं अपसामान्य मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों को प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल या कुछ एक्सपेरिमेंटल, तुलनात्मक मतलब तुलना करना कि एक आदमी को इस वजह से गुस्सा आता है, दूसरे को इस वजह से। शरीर क्रिया जो जैविक वाले हैं कि शरीर में कौन सी क्रियाएं होती हैं। इसी के साथ साथ विकासात्मक, आप किस तरह से बड़े होते हैं। सामाजिक, आपके समाज के अकॉर्डिंग आपका क्या व्यवहार होता है। विभेद, विभेद करना मतलब डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशियल साइकोलॉजी। और एवं अपसामान्य मतलब एबनॉर्मल, जो सामान्य नहीं है वो साइकोलॉजी। इन सबको क्या कहते हैं, प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके पहले हमने पढ़ा अन्य प्रकार के, लेकिन जो प्राथमिक है, प्राइमरी है, वो कौन से हैं, वो है ये सब, प्रायोगिक, तुलनात्मक, शरीर क्रिया, विकासात्मक, सामाजिक, विभेद एवं अपसामान्य मनोविज्ञान। चलिए, इन क्षेत्रों में अनुसंधान की विषय वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। कैसे? प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रत्यक्षण,
ठीक है, आपका जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ को लेके, अधिगम आप कैसा सीखते हैं, आपकी मेमोरी, स्मृति, चिंतन, आपकी थिंकिंग एवं अभिप्रेरणा, आपका जो मोटिवेशन है, आदि प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके वो आपका अध्ययन करते हैं। जबकि जो शरीर क्रिया वाले हैं, है ना, जो बॉडी में देखते हैं शरीर में क्या क्रियाएं हो रही है, इन व्यवहारों के शरीर क्रियात्मक आधारों का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो शरीर क्रिया वाले हैं वो क्या करेंगे, आपका जो व्यवहार है किसके आधार पर बताएंगे कि आपका व्यवहार ऐसा क्यों है, आपकी जो बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हों, शरीर में आपकी जो भी क्रियाएँ हो रही हैं उस आधार पर कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जो है, आपने पहले भी पढ़ा है कि मानव जीवन के प्रारंभ से लेके आपके बचपन में जन्म लेने से लेके अंत तक के व्यवहार में गुणात्मक, है ना, क्या गुण है एवं मात्रात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मतलब जब आप 10 साल के थे तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आता था, लेकिन जब आप 18 साल के हुए तो आपका गुस्सा बढ़ गया। 25 साल में आपको जॉब की टेंशन, नौकरी की टेंशन, इतना गुस्सा हो गया कि आप सब कुछ तबाह कर बैठे। तो ये सब कौन देखता है, ये सब देखते हैं विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। लेकिन जबकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, सामाजिक संदर्भ में लोगों के व्यवहार, ठीक है, आप अपने समाज में किस तरह का व्यवहार करते हैं, समाज में आपको लोग पसंद करते हैं या नहीं, ये सब देखते हैं कौन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। दूसरा कथ्य है कि मानव व्यवहार व्यक्तियों, आपका जो व्यवहार है वो व्यक्तियों, आपके आसपास के जितने व्यक्ति हैं, एवं वातावरण, आपके आसपास जो भी वातावरण है। अगर आप बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो आपका व्यवहार कुछ अलग होगा। ठीक है, दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं तो बहुत अलग व्यवहार होगा। लेकिन आप कोई गांव में है, शांत एरिया में है, तो आपका व्यवहार के लक्षणों का एक प्रकार है, ऐसा कथ्य है। अब वो देखते हैं क्या। कुर्ट लुएन ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध समीकरण B = F (P, E) का प्रतिपादन किया था, जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि आपका जो व्यवहार है वो किसका उत्पाद है, वो व्यक्ति एवं उसके वातावरण। जैसे बताया आपको दिल्ली, बम्बई, ठीक है, तो आज आप जो भी हैं वो अपने आसपास के व्यक्ति एवं वातावरण के अकॉर्डिंग है। यह समीकरण साधारण ढंग से यह बताता है कि लोगों के व्यवहार में जो अंतर हम पाते हैं वह बड़ी सीमा तक इस तथ्य के कारण पाते हैं कि लोग अपने गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और ऐसा उनके आनुवांशिक निधि तथा विविध अनुभवों एवं इसी प्रकार उनके अपने वातावरण द्वारा हो पाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, क्योंकि हर किसी के जीन्स, DNA अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। और इसी के साथ साथ वातावरण भी ऐसा ही है। ठीक है, वातावरण में भी भिन्नताएँ होती है। यहाँ वातावरण का संप्रत्ययन जिस रूप में उसका प्रत्यक्षण होता है उसी रूप में, अथवा जिस रूप में वह व्यक्ति के लिए अर्थवान होता है उस रूप में किया जाता है। ठीक है, तो वातावरण मतलब अगर आप मान लीजिए कैसे आपको लेबोरेटरी में भेज दिया जाए जहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक है, और बाहर नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो उस वक्त व्यवहार होगा उतनी गर्मी में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आप जिस परिवेश में हैं और जिसका अर्थ आपके लिए उस समय निकल रहा है ना, वह व्यक्ति के लिए अर्थवान होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत पहले यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होते। ठीक है, ये हमको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। यदि उनके मनोवैज्ञानिक गुणों को देखा जाए तो वे बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, आप, आपका भाई, आपकी माता, आपके पापा, सब चीज़ क्या है, बुद्धि में अलग अलग है। ठीक है, इंटेलिजेंस में अलग अलग है। इसी के साथ साथ आपकी जो अभिरुचि है ना, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो मूल्य है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बड़ों का आदर करना, इस तरह से आपकी जो अभिक्षमता है तथा अन्य बहुत से व्यक्तित्व संबंधी कारकों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समझ गए आप, हर चीज़ ये भिन्न होगी। वास्तव में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण इन्हीं भिन्नताओं के मापन के लिए किया गया था। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं क्या चीज़ के लिए, कि आपकी बुद्धि एवं आपके परिवार वालों की बुद्धि किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, इन्हीं का मापन करने के लिए परीक्षणों का निर्माण किया गया। एक विद्या शाखा जिसे विभेद मनोविज्ञान मतलब डिफरेंशियल साइकोलॉजी जो कहते हैं, 19वीं सदी के अंतिम समय में, है ना, 19वीं सदी के अंतिम समय में मतलब एवं 20वीं सदी के आरंभ में प्रारंभ हुई। ठीक है, वैयक्तिक विभेद पर बल देती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह भिन्न है, आप एवं आपकी भाई, आपकी बहन किस तरह से भिन्न है, इस पर बल जो देती है वो कौन सी विद्या शाखा है, वो है विभेद मनोविज्ञान। इसकी बहुत सी बातें व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में आज भी दिखाई देती हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि यद्यपि मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सार्वभौमिक होती हैं, तब भी वे वैयक्तिक गुणों के प्रति संवेदनशील होती है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं लगभग सब एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपकी जो वैयक्तिक गुण हैं उसके आधार पर भिन्नताएँ हो सकती हैं। वैयक्तिक विभेद के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक यह भी विश्वास करते हैं कि पर्यावरणीय कारकों के कारण भी व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि दिल्ली में आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन आपके गांव में, आपके शहर में जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, वहाँ आपको गुस्सा थोड़ा सा कम आएगा। मनोवैज्ञानिकों ने यह विचारधारा मानव शास्त्रियों, है ना, जो एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं वो
विकासवादी सिद्धांतकारों तथा जीव वैज्ञानिकों से ग्रहण की है। तो मनोवैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर काम किया? मानवशास्त्रियों के साथ। विकासवादी, मानवशास्त्री मतलब जो देखते हैं कि बचपन से जो आप जब बहुत पुराने काल से मानव किस तरह बड़ा हुआ उसकी जो बात हो रही है। विकासवादी सिद्धांतकारों तथा जीव वैज्ञानिकों, जीव वैज्ञानिकों मतलब जो आपकी बॉडी में देखते हैं कि आपका सेल से कैसे बड़े हुए आप, उस प्रकार की बातें। मनोवैज्ञानिक विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या व्यक्ति वातावरण की अंतः क्रियाओं के आधार पर करता है। तो जो भी मनोवैज्ञानिक है वो क्या देखेगा? आप किस वातावरण में है, ठीक है, संगत जो कहते हैं आप किस वातावरण में है, उसका और आपका क्या रिलेशन है, क्या आपकी अंतः क्रिया है। अंतः क्रिया मतलब क्रॉस कनेक्शन कैसा है ना, उसकी बात करता है मनोवैज्ञानिक। यद्यपि ऐसा कर पाना कठिन होता है, तथापि मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार की व्याख्या करते समय आनुवंशिकता एवं वातावरण के सापेक्ष महत्व की जानकारी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर समय मुमकिन नहीं होता, तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? मानव व्यवहार की व्याख्या कैसे करेंगे वो, कि आपके जो जीन्स है, ठीक है, आपके पिताजी को अगर गुस्सा आता था तो आपको भी गुस्सा आएगा, ठीक है, और बजाय आप किसी वातावरण में हो, लेकिन आनुवंशिक भी आ रहा है आपको, इसी के साथ साथ वातावरण के साथ मिला के, है ना, सापेक्ष महत्व देते हैं उनको। अब देखते हैं कथ्य 3 ये है कि मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं कैसे। अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहारों की व्याख्या वातावरण के बाहर की स्थिति तथा आंतरिक कारणों के आधार पर की जा सकती है। उनका यह कहना है कि मानव का जो व्यवहार है ना, उसकी व्याख्या वातावरण के बाहर की स्थिति तथा आंतरिक, आपके जो अंदर चल रहा है ना, उन आधार पर की जा सकती है। कारणपरक व्याख्याएं समस्त वैज्ञानिकों की केंद्रिता है, ठीक है, क्योंकि बिना उसको समझे कोई भी पूर्व कथन संभव नहीं है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारणों की तरफ भागते हैं, परंतु वे ये भी जानते हैं कि मात्र रेखीय व्याख्याएं जैसे एक्स के कारण वाई हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। तो एक्स के कारण वाई मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक गलती की जिसकी वजह से आपको डांट पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप वही गलती करेंगे उसी वजह से आपको डांट पड़ेगी। आपको घर में कहा गया था कि आपको 10 रोटी बना के रखनी है खाने के लिए, ठीक है, बाहर से लोग आते हैं, आपने बना के नहीं रखी तो आपको डांट पड़ती है, मार पड़ती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब आप रोटी ना बनाएं तभी आपको डांट पड़े, वही बात यहाँ पे हो रही है। मानव व्यवहार के बहुत से कारण होते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक कारण परक प्रतिरूपों को खोजते हैं। वो ये खोजते हैं कि किस कारण से आपको डांट पड़ी है, जहाँ अन्योन्याश्रित परिवर्त्यों के सेट द्वारा व्यवहार की व्याख्या की जा सके। जब यह कहा जाता है कि व्यवहार के कई कारण होते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि व्यवहार के किसी एक ही कारण का सुनिर्देशन कर पाना कठिन होता है, ठीक है। तो आपका व्यवहार हो सकता है आप बातूनी हो, आपको बात करना पसंद हो, साथ ही साथ कभी कभी आपको अकेले रहना पसंद हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपका व्यवहार एक जैसा है। हो सकता है आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन अगर आता हो तो बहुत तेज़ आता हो, ठीक है। तो एक कारण बताना व्यवहार का कि आप नहीं, आपका व्यवहार डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है, ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संभव है कि उसका स्वयं कोई परिवर्त्य कारण हो जिसका पुनः कोई अन्य कारण हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आप कोई कुछ भी बोले आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई आपको कोई ऐसी बात बोल दे जिसके कारण वो गुस्सा आता है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा, मनोवैज्ञानिक जो है वो आपको हर तरह से मापेगा कि आपको इस समय गुस्सा आता है और एवं आपको इन बातों से गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। तो ये था कथ्य 3 कि मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। अब देखते हैं कथ्य 4 क्या है। मानव व्यवहार की समझ संस्कृति निर्मित होती है। ये तो आप कितनी बार पढ़ चुके हैं कि मानव और संस्कृति क्या है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रतिरूप स्वभाव से यूरो अमेरिकन है, ठीक है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो कहाँ हैं? यूरो अमेरिकन, अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, ठीक है। इसलिए व्यवहार को दूसरे सांस्कृतिक स्थितियों समझने में सहायता नहीं करते हैं। सही बात है कि अगर कोई चीज़ यूरोप में डेवलप हुई है तो वो इंडिया में कैसे लागू होगी, ठीक है। वहाँ के लोग ब्रेड खा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रेड जो पॉपुलर ब्रेड होती है वो खा के उन लोग रात को सो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में आप रोटी सब्जी दाल चावल के बिना नहीं सो सकते हैं, ठीक है, बिना खाए। मतलब जो हष्ट पुष्ट लोग हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसा देखा आपने खाने में डिफरेंस है, अब ये तो पढ़ाई है, विद्या शाखा है, तो यहाँ भी डिफरेंसेस हैं कि अगर मान लीजिए अमेरिका में लोगों की मानसिकता कुछ अलग प्रकार से है और भारत में भी अलग होगी, ठीक है। तो यूरो अमेरिकन उपागम जिसे सार्वभौम स्वरूप में प्रचलित किया गया है, तो कहा जाता है कि जो यूरो अमेरिकन है वो हर जगह लागू होगा, ऐसा नहीं है। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक उसकी आलोचना करते हैं। वो बोलेंगे भाई हम क्यों माने ऐसा, आपने देखा कितने सारे टेस्ट हैं जो इंडिया में ही डेवलप किए गए हैं। इसी प्रकार की आलोचना नारी अधिकारवादियों द्वारा की जाती है और उनका तर्क है, जो फेमिनिस्ट लोग हैं, जो नारीवाद वाले हैं, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मात्र पुरुष पक्षों की वकालत करता है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल देखेंगे तो बताते हैं कि वो लड़के ने ऐसा किया, वो लड़के ने ऐसा किया, उसके पिताजी ने उसको मारा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मनोविज्ञान मात्र पुरुष पक्षों की वकालत करता है तथा स्त्रियों के पक्षों की अनदेखी करता है, ठीक है। लेकिन हमने तो अपने एग्जाम्पल्स में स्त्रियों को भी लिया जाता है, ठीक है। वे द्वंद्वात्मक उपागम की पक्षधरता करते हैं,
ठीक है, जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों के पक्षों को समाहित करते हुए मानव व्यवहार को समझा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक समान से एक पक्ष पे रखा जाए, है ना, तो जो भी टेस्ट वगैरह हो उसमें उनको ध्यान दिया जाए। तो मानव व्यवहार की समझ संस्कृति निर्मित होती है। ये था हमारा कथ्य 4। कथ्य 5 ये कहता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा, मतलब मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, के अनुप्रयोग प्रैक्टिकल द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब मनोविज्ञान को जो सिद्धांत है उसको एप्लीकेशन में लाके आपका जो व्यवहार है ये टोटली चेंज किया जा सकता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनकी इच्छा ऐसे तकनीकों अथवा विधियों को विकसित करने की होती है जिससे मानव व्यवहार में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। जब मनोवैज्ञानिक अपने द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं तो भी वे ऐसा ही सोचते हैं। तो देखिए, अभी जैसे चल रहा था कि स्वच्छ इंडिया मिशन, ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन भी आया था कि मनोविज्ञान से किस तरह मदद ली जा सकती है। तो आपको सिर्फ ये चिपका देना है वहाँ पे, ठीक है, कि मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस तरह से काम कर सकते हैं। कथ्य, ये कथ्य जो है आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन में क्या कहा है कि सबको ओपन डेफिकेशन, मतलब खुले में कोई शौच ना करे, ऐसा कहा गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मनोविज्ञान की मदद से जो प्रैक्टिकली उसको कैसे लाएं, गांव-गांव में जाके मनोवैज्ञानिक माध्यम से लोगों को कैसे बताएं, इसकी बात कही गई है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक होता है कि जीवन के विविध धरातलों पर लोग जिन कठिनाइयों अथवा विपरीत परिस्थितियों का अनुभव करते हैं उन्हें दूर किया जाए। ठीक है, अब हर कोई ओपन डेफिकेशन, हर कोई खुले में शौच कर रहा है, तो उनको क्या किया जाए, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, कठिनाई हैं, उनको दूर किया जाए। परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक आवश्यकता वाले लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। एक और मनोवैज्ञानिकों की यह अनुपयुक्त भूमिका विषय को सामान्य लोगों के निकट, ठीक है, तो ऐसा क्या होता है फिर, मनोविज्ञान जो है लोगों के निकट लाती है। जैसे हम अपने कोर्सेज के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान से लोगों को निकट ला रहे हैं। ठीक है, सिंपल से यही चल रहा है। दूसरी तरफ अपने आप में मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में यह भूमिका बहुत सहायक रही है। इसलिए मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, अलग अलग शाखाएं आ गई, औद्योगिक आ गई, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामुदायिक। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग प्रैक्टिकल जितना लाएंगे हम, उतना क्या होगा, मानव व्यवहार को नियंत्रित कर सकेंगे एवं परिवर्तित कर सकेंगे। ठीक है, आप स्वयं को देखिए, जब आपने कोर्स स्टार्ट किया था उसके पहले और आज आप में हल्का फुल्का परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो आप पे प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं, आप उस तरह से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं, जिससे आपका ही फायदा है। ठीक है, तो ये थे कथ्य। अब हम देखते हैं मूल बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ठीक है, बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी, फंडामेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो मूल एवं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शीर्षक में रखा गया है, उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषय एवं बृहत्तर सरोकारों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। तो कोई भी चीज़ पहले बेसिक होगी, फिर उसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, मनोविज्ञान के अनुसंधान मतलब रिसर्च एवं अनुप्रयोग प्रैक्टिकल में कोई स्पष्ट भेद नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मूल मनोविज्ञान हमें वह सिद्धांत एवं नियम प्रदान करता है जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के आधार बनते हैं, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वह संदर्भ देता है जिसमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो नियम कोई भी चीज़ का होता है और फिर होता है प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल कि मैस्लो की जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जैविक एवं आपकी जो सामाजिक ज़रूरतें हैं पहले वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपको खान पान मिलना चाहिए एवं सुरक्षा होनी चाहिए। इसको आप प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि ठीक है, आप आत्मज्ञान की तरफ बाद में जाएं, पहले आपने दैनिक जीवन में क्या करें, खान पान की व्यवस्था करें, परिवार को देखें, परिवार की सुरक्षा रखें, उसके बाद आप आगे के लिए सोचें। ठीक है, तो ये होता है मूल एवं अनुप्रयुक्त। मूल मतलब जो बेसिक है उसका, फंडामेंटल जो थ्योरी वगैरह है उसकी बात हो रही है, एवं अनुप्रयुक्त में क्या है, उसका प्रैक्टिकल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अनुसंधान मनोविज्ञान के उन क्षेत्रों का भी मूल भाग होता है जो अनुप्रयोग श्रेणी में आते हैं। तो रिसर्च कहाँ पे होगी, जहाँ पे कोई चीज़ प्रैक्टिकल हो रही होगी। मान लीजिए कि हमको एक टेस्ट करना है क्रिकेटर्स के ऊपर, तो जहाँ पे क्रिकेटर्स प्रैक्टिकली खेल रहे होंगे हम वहीं जाके टेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं घर बैठे बैठे उनकी टेस्ट कर लेंगे हम, नहीं, हमको उस वातावरण में उनका टेस्ट करना है। ठीक है, तो अनुप्रयोग श्रेणी में आते हैं अथवा इन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान की लगातार होती मांग के कारण बहुत से क्षेत्र जो पिछले दशकों में अनुसंधान केंद्रित माने जाते थे, वे भी धीरे धीरे अनुप्रयोग केंद्रित होने लगे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ रिसर्च पे जोर दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल पे जोर दिया जाता है। जैसा कि हम करते हैं, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं देते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको लिखना है, मतलब प्रैक्टिकली आपको जीवन में उतारना है वो चीज़ें, जिससे क्या हो, आपको हेल्प हो। इसी के साथ साथ नई उभरती विद्या शाखाएं जैसे अनुप्रयुक्त प्रायोगिक मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान, मतलब प्रैक्टिकल जो है, अनुप्रयुक्त अप्लाइड वाले जो हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान, यह बतलाते हैं कि वास्तव में सभी मनोविज्ञान अनुप्रयोग का विभव रखते हैं। मतलब हर मनोविज्ञान में क्या हो सकता है, अनुप्रयोग, प्रैक्टिकली अप्लाइड साइकोलॉजी हो सकती है।
तथा स्वभाव से अनुप्रयुक्त होते हैं। इसलिए मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। तो आप समझ गए अब ये चीज़ कि कोई भी रिसर्च और अप्लाइड साइकोलॉजी में कोई भी ऐसा बड़ा खासा अंतर नहीं है। ये क्रियाएं बहुत अधिक अंतर संबंधित होती हैं। जब रिसर्च होगा कब होगा, जब कोई चीज़ प्रैक्टिकल हो रही होगी, ठीक है। और जब रिसर्च के बाद जो भी आएगा उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं अंतर संबंधित है, लिंक है आपस में ये, ठीक है। इनकी एक दूसरे से पारस्परिक अंतर क्रियाओं, क्रॉस कनेक्शन है इनका, तथा बृहत्तर प्रभाव सॉरी इतने विशिष्ट हो गए हैं कि वर्तमान में अनेक प्रशाखाएं उत्पन्न हो गई हैं जो अपनी विषय वस्तु पर विशिष्ट बल देती हैं। आप ये समझ गए, दोनों चीज़ें क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक मनोविज्ञान, ठीक है, सिचुएशनल साइकोलॉजी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, अंतः सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, तो ये सब क्या है, ये सब आपस में लिंक हैं। अंतरिक्ष मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आदि कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। ये अनुसंधान तथा अनुप्रयोग के नए एवं सीमांत क्षेत्र हैं। ये अभी नए हैं, ठीक है, इनका उतना उदय नहीं हुआ है, ये सब नए क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि फंडामेंटल और बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है। आप समझिए लगभग ना के बराबर फ़र्क है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे तो ख़त्म करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जो बेसिक टू मास्टर सीरीज़ का आखिरी लेसन होगा मोस्टली, जिसमें हम देखेंगे मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएँ, किस तरह से ये मनोविज्ञान जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इन सभी टॉपिक्स जो हैं कंप्यूटर से, शिक्षा से, राजनीति से, दर्शन शास्त्र से, कंप्यूटर से, है ना, मनोरोग विज्ञान से, जनसंचार से, मीडिया से, समाज शास्त्र से। तो ये सब आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये सब आपको हेल्प करेगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो ये लेसन इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का 11th क्लास का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाएं अपने स्वयं के और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।